लास्ट क्लास में कार्बन फैमिली में कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा मैंने आपको पढ़ाया था बेटा। आज हम लोग को कंपाउंड्स ऑफ कार्बन फैमिली पढ़ना था, कार्बन के कंपाउंड, सिलिकॉन के कंपाउंड्स, इनके बारे में। और थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं सबसे पहले हाइड्राइड्स के बारे में, कार्बन फैमिली के हाइड्राइड्स कैसे। यदि हम कार्बन फैमिली के हाइड्राइड्स की बात करें तो सारे के सारे मेंबर हाइड्राइड बनाते हैं NH4 टाइप। ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं सारे के सारे। कैसे हैं बेटा? कोवेलेंट हाइड्राइड्स। यदि इन कोवेलेंट हाइड्राइड में आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, यानी सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। यदि हम इनके शेप की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये सारे के सारे sp3 का मतलब ही होता है कि टेट्राहेड्रल होते हैं स्ट्रक्चर। दे हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इन सभी के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं। ये सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। जितने भी हैं सारे के सारे नॉन पोलर हैं। यदि आपको याद हो तो ये वही हाइड्राइड है जिन्हें आपने इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड नाम दिया था। इन्हें हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कहते थे, यानी इनके वैलेंस शेल में एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन होते थे, ना इनके पास कम होते थे और ना ही इनके पास ज्यादा। तो ये MH4 टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे, वो कोवेलेंट होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, टेट्राहेड्रल शेप के होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होंगे, सारे के सारे नॉन पोलर और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल होते हैं। जितने भी बनते हैं सारे के सारे। अब यदि ये नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर का मतलब होता है कि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा वांडर वाल्स, यानी हम कह सकते हैं कि इनमें वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर प्रेजेंट। और यदि इनमें वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज। यानी जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, जितना साइज बड़ा होगा, उतना आपका वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इनकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेंगी? मॉलिक्यूलर वेट, साइज या वांडर वाल्स फोर्स पर। कैसे? आइए जरा इन्हें समझने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो मैं MH4 टाइप के सारे हाइड्राइड्स आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो कार्बन से शुरू करते हैं बेटा। तो कार्बन का हाइड्राइड होगा CH4, कार्बन के नीचे सिलिकॉन बनाएगा SiH4, जर्मेनियम बनाएगा GeH4, टिन बनाएगा SnH4 या लेड बनाता है PbH4। मिथेन, सिलेन, जर्मेन, टिनेन और प्लम्बेन, ये इनके नाम होते हैं। ये आपके सामने बने हुए। अब यदि हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर किन प्रॉपर्टीज में क्या क्या फर्क पड़ता है, यदि इसकी बात करें बेटा तो हम ऐसे बोलेंगे। सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ आइए, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी घटती है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड वीक होगा, आराम से टूट जाएंगे। और जब बेटा ये आराम से टूट जाएंगे तो हाइड्रोजन दे देंगे, और वो हाइड्रोजन किसी को रिड्यूस करने में कैपेबल होगा, यानी ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और नीचे की तरफ जाने पर इनकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। थोड़ा सा और करते हैं बात। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो इनके मॉलिक्यूलर वेट्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ इनका साइज बढ़ेगा, तो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे। और वांडरवाल अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और यदि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो इन सभी की वोलेटिलिटी घटेगी। यानी सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन सा होगा? मीथेन। इसे हम बोलेंगे कि जो मीथेन है इट विल बी मोस्ट वोलेटाइल। ये कैसा होगा नेचर में? सबसे ज्यादा, इट इज मोस्ट वोलाटाइल, ये सबसे ज्यादा वोलाटाइल होगा। और जो PbH4 होगा इसके लिए हम बोलेंगे ये कैसा होगा बेटा? इट विल बी लीस्ट वोलाटाइल, ये सबसे कम वोलाटाइल। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो PbH4 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, जबकि CH4 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये सारे के सारे MH4 टाइप का मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं,
सब कोवेलेंट होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, टेट्राहेड्रल शेप है, नॉन पोलर है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर प्रेजेंट, इनमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं और ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज के। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो ये प्रॉपर्टीज ऐसे हाइड्राइड्स के लिए ट्रू होती है। बना लीजिए, ये है हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन फैमिली। चलिए बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में और पहले कंपाउंड से मिलते हैं। आइए हम बात करने जा रहे हैं ऑक्साइड ऑफ कार्बन की। सबसे पहला कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं CO या कार्बन मोनो ऑक्साइड, इट इज C। चलिए इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और शुरुआत करते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड से कि इसको बनाया कैसे जाता है। बात कर रहे हैं बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। सबसे पहले नंबर पर हम इसे बनाते हैं, सबसे पहले नंबर पर हम इसे बनाते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक एसिड्स। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं बेटा उनसे। देखिए ऑर्गेनिक एसिड से कैसे बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। दो आसान से तरीके। पहला, अब फॉर्मिक एसिड को ले लीजिए, ले लिया और इसे गर्म कर दीजिए कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। यदि आपको पसंद नहीं है तो आप ऑक्सैलिक एसिड ले सकते हैं, जो अपनी डाइहाइड्रेट फॉर्म में 2H2 साथ में लिखा जाता है, पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। इसे भी गर्म कर दीजिए H2SO4 के साथ। जैसे आप गर्म करेंगे, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेटा, और यदि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये तुरंत इसके अंदर से सबसे पहले जिस चीज को निकालेगा वो है वाटर, यानी H यहाँ से OH यहाँ से। क्या निकलेगा? H यहाँ से OH यहाँ से, बाकी टूट जाएगी। तो जरा देखिए क्या क्या मिल रहा है आपको। जस्ट लुक हियर, वाटर के साथ क्या बची है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, और यहाँ जो CO आपको मिल रही है इन प्योर स्टेट, यहाँ क्या मिल रहा है बेटा? CO मिल रही है नीचे से, एक ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, प्लस वाटर मिल रहा है। शायद आपको पता होगा ऊपर वाली रिएक्शन में जो दो बन रहे हैं वो दोनों के दोनों कैसे कंपाउंड हैं? न्यूट्रल। कैसे हैं? न्यूट्रल। लेकिन यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है, पर ये जो CO2 बन रहा है ये एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। और एक बात मैंने आपको ये बताई कि ऊपर वाली रिएक्शन में ये जो CO बनी है इट विल बी प्योर। ये किस फॉर्म में बनती है? अपनी प्योर फॉर्म में बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहला तरीका ये है, हम ऑर्गेनिक एसिड्स को H2SO4 के साथ गर्म कर दें। तो H2SO4 कंसंट्रेटेड स्टेट में एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। यदि अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेटा तो ये वाटर को निकाल देता है और क्या बन जाती है साथ में? कार्बन मोनोऑक्साइड एसिड। पहला मेथड है, बना लीजिए। फिर चलते हैं मेथड नंबर सेकंड पर। बनाइए इसे। बता दो बेटा, हो गया? चलिए मेथड नंबर सेकंड पे आते हैं। दूसरे मेथड में हम इसे बनाते हैं फ्रॉम CO2 एंड कोक से। CO2 हम क्या करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, गैस है बेटा, इसे रेड हॉट कोक, ये सॉलिड है कार्बन, इसके ऊपर से पास करते हैं तो आपको मिल जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यदि इधर आप देखेंगे तो केवल एक मोल गैस है, इधर आप देखेंगे तो आपको 2 मोल मिल रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे बोलूँ तो 1 मोल का मतलब मैंने कितनी ली है? 22.4 लीटर ली है STP पर CO2, तो मुझे यहाँ पर 2 मोल यानी 44.8 लीटर मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि आप 22.4 लेंगे तो आपको जस्ट दुगनी मिल रही है 44.8, क्योंकि 1 मोल गैस से 2 मोल। ये तो सॉलिड है बेटा, और सॉलिड के वॉल्यूम को हम लेंगे। तो ऐसे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड से। मेथड नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम इसे बना रहे हैं तीसरे नंबर पर, और अब हम इसे बनाते हैं फ्रॉम
पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6 एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। हम क्या करते हैं देखिएगा बेटा, हम K4FeCN का होल 6 इसे लेते हैं और इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा देते हैं। बैलेंस करने के लिए 6 वाटर की जरूरत पड़ेगी, मैंने पहले ही लिख दिया। प्रोडक्ट देखिए कितने आसानी से करते हैं। एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, इधर देखते जाइए इधर लिखते जाइए, सबके सल्फेट बना दीजिए। 4 पोटेशियम है तो 2 पोटेशियम सल्फेट बन गए, 1 आयरन है तो 1 फेरस सल्फेट बन गए। कितने नाइट्रोजन है? 6, तो 3 बन गए अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 और बचे 6 कार्बन, बस वही कन्वर्ट हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। पूरी बैलेंस रिएक्शन लिखी है आपके साथ। तो ऐसे बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है प्रिपरेशंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बना डालिए। प्रिपरेशन के बाद आइए हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे CO की कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बन मोनोऑक्साइड के। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। जब अपन प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लोग ऐसे बोलते हैं सबसे पहले कि ये एक न्यूट्रल गैस होती है, न्यूट्रल। दूसरे नंबर पर कोई कलर नहीं होता, ये बिल्कुल कलरलेस है। कोई स्मेल नहीं है, यानी अडरलेस, ना इसमें कलर है ना इसमें अडर है, तो कलरलेस है, अडरलेस है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, बट सॉल्युबल होती है, सॉल्युबल इन अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड में Cu2Cl2 इसमें घुल जाती है भाई। ऊपर के प्रिपरेशन में ऐसे डाल देता हूं जरा, कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हैं, कुछ मैं भी ऊपर और लिख के दिखाता हूं। इनको बनाइए, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज फिर मैं ऊपर लिखता हूं। ठीक, कहते हैं ये एक पॉइजनस गैस होती है। कैसी होती है? पॉइजनस। क्यों पॉइजनस होती है? जब हम इसे इनहेल करते हैं तो हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है उसके आयरन के साथ मिलके ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है हीमोग्लोबिन से, जो कि नॉन सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन होता है। फिर वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, और जब सप्लाई रुक जाएगी ऑक्सीजन की तो धीरे धीरे हमें सांस लेने में दिक्कत होगी और हमारी डेथ हो सकती है। तो इस तरह से एक पॉइजन एक्शन दिखाती है हमारी बॉडी के अंदर। एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है, होता क्या है, आइए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको लिखा देता हूं इसके बारे में। कहते हैं कि ये कैसी है, पॉइजनस गैस है एंड मेक ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स with RBC, बल्कि मैं बोलूं विद हीमोग्लोबिन ऑफ RBC तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विद हीमोग्लोबिन ऑफ RBC, यानी जो ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स में, ब्लड बोल सकते हैं आप, एक ही बात है, ब्लड में जो आरबीसीज हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन उसके साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेती है, विच इज जो क्या होता है कि नॉन सप्लायर होता है ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की सप्लाई को हमारी बॉडी में क्या कर देता है, रोक देता है। अब इससे होता क्या है ये जरा आप समझ लीजिए, नुकसान या फायदा ध्यान से देखना है क्या। पहले तो पूरा प्रोसेस समझ लीजिए है क्या बेटा। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में, ठीक है। वहां पे कौन पहुंचता है, ब्लड,
उसके जो आरबीसी होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, ब्लड के अंदर जो आरबीसी हैं उनका जो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को लेता है वहां से ऑक्सीजन को उठा लेता है, ट्रांसपोर्टर का काम करता है। उसने वहां से ऑक्सीजन उठा ली, वहां से ऑक्सीजन लेके कहाँ पहुंचता है बेटा, आपके टिश्यू लेवल्स में। वहां पे जाके वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, तो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, तो हमारे जो टिश्यूज हैं उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती है। लेकिन जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो कहते हैं हीमोग्लोबिन की जो एडिंग पावर मतलब रिएक्टिंग पावर कंबाइंड कैपेसिटी होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन की तुलना में 210 से लेकर और 280 गुना ज्यादा होती है। लगभग कह सकते हैं 200 से 300 गुना के बीच में होती है। वैसे आइडियल वैल्यू 210 गुना कही जाती है, तो 210 गुना मान लेते हैं ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन को छोड़ के किसे पसंद करेगा, सीओ को। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को नहीं लेगा और सीओ के साथ कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स जाएगा, डिसोसिएट होगा नहीं। जब डिसोसिएट होगा नहीं तो हमारे जो भी टिश्यूज होंगे उन्हें ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी, तो हम कह देते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, तो ये नॉन सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन बन जाता है। यानी प्रोसेस कुछ इस तरह से हमारी हुई है कि सपोज करिए कि हमारे पास हीमोग्लोबिन था ये, और इस हीमोग्लोबिन ने लंग से क्या उठा ली थी, ऑक्सीजन, और जैसे ही ये किसके कांटेक्ट में आया, सीओ के कांटेक्ट में, क्योंकि मैंने बोला इसके साथ इसकी एफिनिटी कितनी ज्यादा है, 210 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा हीमोग्लोबिन और किसके साथ जुड़ जाएगा, सीओ के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा। लीजिए अब ये इसके साथ पहुंचा कहां पे, हमारे टिश्यूज में, टिश्यू लेवल पे। जैसे टिश्यू लेवल पे पहुंचा ये डिकम्पोज हो ही नहीं पाया। इस पे O2 तो है नहीं बेटा, जब ये डिकम्पोज हो ही नहीं पाया तो हमें कुछ देगा नहीं, तो जो ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज को मिलनी चाहिए थी वो मिलनी हो गई है बंद। तो दैट इज वाई, यही रीजन होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे लिए कैसी हो जाती है, टॉक्सिक। आपने ऐसे भी देखा होगा, कई बार ऐसे लिखा होता है कि हीमोग्लोबिन है और कंबाइंड हो जाता है किसके साथ, सीओ के साथ, और क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। लीजिए क्या है ये, सीओ के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना है ये क्या है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो नॉन सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करेगा, रोक देगा। रोकेगा क्या, ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन से इसकी एफिनिटी थी नहीं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, ये जैसा ऊपर लिखा है वैसे लिखिए, एक ही बात होती है। तो इस तरह से ये हमारे लिए कैसा होता है, पॉइजनस होता है, टॉक्सिक। चलिए नीचे की प्रॉपर्टी तो बना ही चुके होंगे, ये बना लीजिए। चलिए मैं एक साथ हटा दूंगा। कहीं पर 250 गुना लिखा हो, 280 गुना लिखा हो, सब चलता है। 200 से 300 के बीच में इतनी ज्यादा एफिनिटी है इस हीमोग्लोबिन की सीओ के साथ, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में आयरन प्रेजेंट है, वो इससे बड़े आराम से जुड़ जाते हैं। हो गया। चलिए ये तो था इसकी पॉइजनस नेचर के बारे में। आइए कुछ और प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले नंबर पर इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है फॉर मेटल ऑक्साइड्स। बहुत सारे मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करता है। कैसे करता है आइए जरा सीखते हैं। यदि हम गलती से कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेते हैं और कुछ मेटल ऑक्साइड्स के साथ इसे ट्रीट कराते हैं, किन मेटल ऑक्साइड्स के साथ जरा नजर डाल लीजिएगा। जैसे सपोज करिए आपने इसे जिंक ऑक्साइड में डाला, या सपोज करिए आपने इसे आयरन ऑक्साइड में डाला, या सपोज करिए आपने इसे लेड ऑक्साइड में डाला, या आपने आयोडीन के किसी ऑक्साइड जैसे I2O5 इसमें डाला। तो इन सभी को रिड्यूस कैसे करेगा जरा समझिएगा। यहाँ पे तुरंत आपको मिल जाएगा कौन, जिंक, यहाँ तुरंत आपको मिल जाएगा कौन, आयरन, यहाँ तुरंत आपको मिल जाएगा कौन, लेड, और यहाँ तुरंत आपको मिल जाएगी कौन, आयोडीन। लीजिए ये सब आपको मिल गए, और साथ में क्योंकि CO रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, यानी इसका खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। लीजिए ये होगी आपकी रिएक्शन।
कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ऐसी तो पहचानते हैं ना हम लोग। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और कार्बन डाइऑक्साइड में +4 है, तो ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। और देखो जिंक की यहाँ +2 है और यहाँ जिंक की 0 हो गई है, यहाँ Fe की +3 है और यहाँ Fe की 0 हो गई है, यहाँ लेड की +2 +4 कोई भी लीजिए ये 0 हो गई है, यहाँ आयोडीन की +5 है, यहाँ 0 हो गई। तो इन सबका इसने क्या कर दिया है, रिडक्शन करा दिया है। तो ये एक बेहतरीन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इस तरह से चीजों को रिड्यूस करने में कैपेबल होता है। दूसरे नंबर पर आइए, रिड्यूसिंग एजेंट के अलावा इट इज अ गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आल्सो, एक अच्छा गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का मतलब जो कॉम्प्लेक्स बनाने में कैपेबल होता है। तो मेक्स, क्योंकि क्या बनाता है, तो मेक्स मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ, विद ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, बाय एक्ट्स एज पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह। लिगेंड समझते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना पसंद करते हैं। कैसे बनाता है, आइए इससे भी मिल लिया जाए सर। जैसे आपके पास सपोज करिए निकेल था, या आपके पास सपोज करिए आयरन था, या आप सपोज करिए आप पे क्रोमियम था, और आपने इन सभी की रिएक्शन करा दी किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो निकेल बनाता है टेट्रा कार्बोनिल यानी NiCO का होल 4, आयरन बनाता है पेंटा कार्बोनिल यानी FeCO का होल 5, क्रोमियम बनाता है हेक्सा कार्बोनिल यानी CrCO का होल 6। सर ये ऐसे क्यों बनते हैं कि टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये पॉलीकार्बोनिल्स भी बनते हैं, पर अभी मैं बता नहीं रहा हूँ बेटा, इन्हें भी हम आगे चल के पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। यही प्रोसेस होती है निकेल को प्योरीफाई करने की, जिसे आप नाम देते थे ना मर्न्स प्रोसेस। पहले निकेल का ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं, प्योर निकेल मिलता है। तो इन प्योरिफिकेशन ऑफ निकेल हम इसे इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रोसेस को। आइए मैं अलग से लिख के दिखा देता हूँ इसे। एक प्रोसेस होती है, क्या नाम होता है, MOND'(S), मर्न्स प्रोसेस। किसके लिए है, फॉर प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ निकेल, निकेल के प्योरिफिकेशन। इसमें हम करते क्या है जरा देखिएगा, ये हमने इम्प्योर निकेल लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इम्प्योर है, और इस इम्प्योर निकेल को जब हम CO से गुजारेंगे तो जो इम्प्योरिटी होंगी वो तो निकेल से CO से रिएक्ट करेंगी नहीं, पर जो प्योर निकेल होगा वो रिएक्ट करके बना लेगा NiCO का होल 4, और फिर हम इसे हाई टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, निकेल, जो कि किस स्टेट में मिलेगा बेटा, प्योर स्टेट में। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, निकेल, जो कि किस स्टेट में मिल रहा है, प्योर स्टेट में, और जो आपकी CO होगी प्लस वो निकल के बाहर चली गई। लीजिए, तो इसे मर्न्ड प्रोसेस कहते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं निकेल के प्योरिफिकेशन। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की आपके सामने। बना लीजिए, और एक आध रिएक्शंस में आपको इसके दिखाता हूं, फिर इसे फ्यूल्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये दिखाता हूं। बनाइए, हो गया, हटा दो। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। कहते हैं यदि हम इसकी रिएक्शन करा दे NaOH के साथ या सोडियम एल्कोक्साइड RONA के साथ तो क्या होता है।
जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, ये ऐसे रिएक्शन करता है, देखिए NaOH प्लस CO, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ये इसमें कंबाइंड हो जाती है और बना लेती है HCOONA, नाम है सोडियम फॉर्मेट, एक एडिशन रिएक्शन। और ये जो सोडियम फॉर्मेट बनता है इससे हम दो रिएक्शंस करा सकते हैं। पहला, आप इसका एसिडिफिकेशन करा दीजिए तो आपको फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, ये तो पहला काम हुआ। और दूसरा एक काम आप इससे ये करा सकते हैं चाहे तो, कि आप इसे उठाइए और गर्म कर दीजिए। जैसे आप इसे गर्म करेंगे अनबिलीवेबल ये हाइड्रोजन गैस देगा, लगती नहीं है पर देगा। 2 मोल लेने पड़ेंगे और आपको देगा सोडियम ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड का सोडियम साल्ट। 2 मोल लीजिए, हाइड्रोजन निकाल दीजिए। कैसे? एक और मोल ले लीजिए HCOONA, देखिए ऐसे हाइड्रोजन निकाल दीजिए। हालांकि रिएक्शन यहीं तक थी, आगे तो मैंने करके दिखा दी बस केवल आपको। तो ये इसकी रिएक्शन होती है इनके साथ, ठीक है। सबसे लास्ट में आइए, इट इज आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल। CO को हम एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं ढेर सारी टाइम्स। कुछ चीजें याद दिलाता हूँ, आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ी होंगी या सीखी होंगी। एक वर्ड होता था याद, सिन गैस, सिंथेसिस गैस या वाटर गैस। नाम सुना सुना लग रहा होगा, वाटर गैस या सिंथेसिस गैस या सिन गैस, ऐसे करके नाम देते थे। व्हाट इज वाटर गैस? याद है ना, CO और H2 का मिक्सचर किस रेशियो में? 1:1। इसी तरह से एक और शायद नाम सुना, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। बस CO तो ऐसे ही, हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन आ जाती है और रेशियो बदल के 1:2 हो जाता है। 1 पार्ट CO और 2 पार्ट नाइट्रोजन। इसी तरह से इन दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, तो मिलाने से एक नई गैस बन जाती है जिसका नाम होता है सेमी वाटर गैस। इसमें सब है, CO भी है, N2 भी है और H2 भी है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सेमी वाटर गैस। और यदि हम इनकी फ्यूल वैल्यूज की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा फ्यूल वैल्यू होती है वाटर गैस की, फिर होती है सेमी वाटर की और सबसे कम होती है प्रोड्यूसर गैस की। लीजिए, पहले कोल गैस भी होती थी, वो इससे भी ज्यादा फ्यूल वैल्यू रखती थी। तो हम लोग एक रूल बनाते थे, ट्रिक बनाते थे। अब वो ट्रिक पूरी तो नहीं बन पाएगी क्योंकि कोल गैस हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे पढ़ते, देखिए, वरी यानी चिंता का कारण क्या है? SP यानी सड़ियल पढ़ाई, सड़ियल नहीं लगती तो ससुरी पढ़ाई, या कॉज ऑफ वरी, सब्जेक्ट्स पढ़ना, बहुत सारे सब्जेक्ट है, कुछ भी कर लीजिए। वरी सब्जेक्ट पढ़ना, सड़ियल पढ़ाई, ससुरी पढ़ाई, जैसे 4 ट्रिक बना के याद कर लो। कुल मिला के सबसे अच्छी फ्यूल वैल्यू वाटर गैस की है, फिर सेमी वाटर की, सबसे कम प्रोड्यूसर गैस की होती है। सर ये बनते कैसे? देखिए, वैसे तो प्रिपरेशन से अपने को कोई खास लेना देना नहीं, फिर भी चलिए मैं आपको एक शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि जब इनको बनाना पड़ता तो मैंने बनाते कैसे हैं, जरा देखिएगा। एक एक करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आपको वाटर गैस बनानी है तो आप कैसे बनाते हैं। आप लेते हैं कोक सॉलिड और इसमें पास करते हैं स्टीम, यानी H2O की वेपर्स। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लगभग 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बनाते हैं CO प्लस H2। कहते हैं टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। यदि टेम्परेचर कम किया तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड कम बनती है। आगे बढ़ते हैं, यदि इसी की रिएक्शन जो भी आपने पढ़ी है एयर से करा दिया जाए तो एयर में कौन है? ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी। तो ये दोनों कंपोनेंट्स के साथ रिएक्शन करके CO बना लेती है ऑक्सीजन से, और नाइट्रोजन से रिएक्शन करती नहीं है तो C और N2 बन जाता है। तो इस तरह से क्या बनता है? प्रोड्यूसर गैस। इस तरह से क्या बन जाती है? आपकी वाटर गैस। क्लियर है? अब हम चेक करना चाहते हैं कि इनमें CO प्रेजेंट है या नहीं, तो हम इसे कैसे चेक करते हैं? आइए, तो इसे चेक करने के लिए अब अपन करते क्या है, हमें ये चेक करना है कि इसमें है या नहीं। तो हम करते क्या है, देखिएगा, हम इस CO को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं मिक्सचर को। यदि आप इसे ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो CO2 बनती है,
पर सर ये जली और CO2 बनी पेस्ट, पता कैसे चला? तो कहते जब ये जलती है ऑक्सीजन के साथ और CO2 बनाती है तो इट बर्न्स विद, जिस कलर से लिख रहा हूं उसी कलर की फ्लेम देती है, ब्लू फ्लेम। यानी यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाएं तो किस कलर की फ्लेम के साथ जलती है? नीले रंग की फ्लेम के साथ जलती है। ऐसे हम चेक कर लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। हालांकि इसे चेक करने का एक तरीका वो भी है कि हम आयोडीन पेंटाऑक्साइड के क्रिस्टल्स इसके पास लाते हैं तो ये उनको तुरंत आयोडीन में वायलेट कलर के रिड्यूस कर देती है, जो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट में रिडक्शन की रिएक्शंस लिखे थे। लीजिए ये इसका यूज है फ्यूल्स की तरह। नाउ इट इज ऑल अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। बस बेटा यही सब था कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। आइए इसी कार्बन के डाइऑक्साइड से थोड़ा सा मिल लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल थोड़ा सा। हटा दो, चलिए रुक जाता हूँ 5 सेकंड, कुछ लिखना हो लिख लीजिए। वाटर गैस, सेमी वाटर प्रोड्यूसर। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ना है पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। किसके बारे में? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। और स्टार्ट करेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड से। चाहे हम इसे लैब में बनाए चाहे इंडस्ट्री में, बनाते हम इसे एक ही चीज से हैं भाई। और हम इसे बनाते किससे हैं? फ्रॉम लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक, यदि आप इसे लैब में बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं कि हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, सॉलिड है, और इसमें डाइल्यूट HCl मिला देते हैं। जैसे ही पास कराते हैं आपको तुरंत मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में मिलता है एक सॉल्ट CaCl2, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2। ये आपने किसमें बनाया? लैब में। लैब में आप ऐसे बनाते हैं। और यदि आप इसे इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, मतलब लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप सीधे सीधे कैल्शियम कार्बोनेट को उठाते हैं, लाइमस्टोन को, और उठा के हाई टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, और साथ में निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसमें बनाया आपने? इंडस्ट्रियल पर्पस। यानी ऊपर आपका लेबोरेटरी मेथड है और नीचे आपका इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब होता है बेटा जब हम किसी चीज को ज्यादा बनाना चाहते हैं, बड़े स्केल पर बनाना चाहते हैं, लार्ज स्केल पर बनाना चाहते हैं, तो हम कह देते हैं वो इंडस्ट्रियल मेथड होते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। देखिए जहां कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी न्यूट्रल थी, ये आपकी एसिडिक होती है। जहां वो वाटर में इनसॉल्युबल थी, ये सॉल्युबल इन वाटर होती है। आराम से वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। कहते हैं यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर GHE यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा यही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को क्या करती है? इंक्रीज करती है, बढ़ाती है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करती है। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2। क्लियर? बना दीजिए। फिर एक आध प्रॉपर्टी और बता देता हूं। यदि आप इसे सॉलिड फॉर्म में लें, किस फॉर्म में लें? सॉलिड फॉर्म, सॉलिड CO2 लें, तो ये एक रेफ्रिजरेंट की तरह इस्तेमाल की जाती है, और इसे हम बोलते हैं ड्राई कोल्ड। ड्राई कोल्ड, कुछ लोग इसी को और इसे ड्राई आइस भी कहते हैं, जिसे हम लोग कोल्ड स्टोरेजेस में इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा कोल्ड स्टोरेज में बर्फ तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, या तो कूलिंग प्लांट्स लगाएंगे या इसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सॉलिड CO2 में क्या खास बात है? ये पिघल के पानी नहीं देगी, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मान लो हम बर्फ रख देते कोल्ड स्टोर में, आलू रख देते, बर्फ पिघलती तो आलू तैरने लगते पानी में, पर CO2 पिघलेगी नहीं बेटा, सीधे गैस में बदल जाएगी तो तैरेंगे नहीं। वैसे तो CO2 पॉइजनस नहीं है, पर CO2 के एटमॉस्फेयर में भी हमारी डेथ हो सकती है। क्यों?
क्योंकि भारी है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगी, हमें ऑक्सीजन मिलेगी नहीं इसकी प्रेजेंस में, तो दिक्कत होगी। क्लियर है? ये कुछ प्रॉपर्टी हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, बस ऐसे ही मैंने लिख दी। स्ट्रक्चर CO2 का आपको पता ही होगा, ऐसे करके। ये भी आपको पता होगा लीनियर स्ट्रक्चर है, और ये भी आपको पता होगा कि इसमें बिल्कुल रेजोनेंस पॉसिबल होता है। इसमें हम रेजोनेंस भी करा सकते हैं, यानी रेजोनेंस इज पॉसिबल, और इसी के कारण इसकी इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। यानी हम यहाँ पर चाहें तो ऐसे करके रेजोनेंस बना के इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लीजिए, इतना बहुत है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो ये थे कंपाउंड कार्बन के। अब हम बात करेंगे इसके आगे कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। बना लीजिए और हेडिंग डालेंगे इसके बाद, नेक्स्ट इट इज द कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। नाउ कंपाउंड्स ऑफ एसिड। देखिए, वैसे तो हमारे कोर्स में केवल सिलिकॉन्स हैं और बड़ा एलिमेंट्री सा सिलिकेट्स के बारे में दिया है, और 2 ही सिलिकेट दिए हैं, ऑर्थो एंड पायरो। पर हम थोड़ा सिलिकेट्स को भी पढ़ेंगे और सिलिकेट के एप्लीकेशन में थोड़ा सा कांच यानी गिलास को भी पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। उम्मीद करेंगे कि अगली क्लास में हम लोग इसे कंपाइल कर ले जाएंगे, पर यदि नहीं हो पाया तो आई विल टेक 1 मोर क्लास, यानी 2 क्लास लगेंगी, और 2 क्लास लगेंगी तो थोड़े क्वेश्चन भी करा दूंगा फिर मैं लास्ट क्लास में इसके। ठीक है, तो आज हम इसे केवल यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में शुरू करेंगे हम लोग कंपाउंड्स ऑफ एसआई। ठीक है बेटा, तो आज केवल यहाँ तक, मिलते हैं अगली क्लास में एसआई के कंपाउंड के साथ, और ख़त्म करते हैं 11th क्लास की इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।